बीच में लड़ाई तेरी मेरी है, जमीन में दे बिल्डिंग तुम तीसरा आदमी बीच में क्यों आ रहे हो भैया? तीसरा आदमी के बीच मत डाला। बोलो भाई साहब मैं मना नहीं कर रहा, तो मैं को तू समाज में किसको मानता के? तो भाई ऊपर से भगवान से लिस्ट आ रही ये आदमी समाज के मुखिया है। मैं तो सरपंचों को मुखिया मानता हूं कि समाज में जिसको सम्मानित वही मुखिया है। तो मैंने कहा राजा राम जी को इस बात के लिए बुलाया गया है कि राजा राम जी आप हमारे सर्वोपरि हो, हमारे समाज के मुखिया हो, आप राजस्थान के मुखिया हो और आपके नेतृत्व हमने काम किया। मेरे से पहले धर्मपाल जी अध्यक्ष 2005 में मैं अध्यक्ष बना, जब मेरी उम्र भी नहीं थी, मैं तो धोती आज भी नहीं बांधा। मैं राजा राम जी मेरी उम्र नहीं, मैं अध्यक्ष का पद नहीं निभा सकता क्योंकि मेरी उम्र कम है। तो नहीं तू ही करेगा राजा राम जी। मेरे राजा राम जी का अध्यक्ष पद में लेने से मना कर गया था, साहब मेरी उम्र नहीं है, समाज में बुजुर्ग आदमी को मिले ताकि वो काम करता रहे। उसमें महेंद्र शास्त्री जी दौड़ में थे, रोहतास प्रधान भी दौड़ में था। तो मैंने कहा साहब नंदराम जी से भी बात हुई थी, फिर मैं उस पद को लेने के लिए मना कर गया कि मैं समाज के अध्यक्ष था। मेरी उम्र आज 2005 में 35-36 साल थी। उसके बाद मैं नहीं लिया तो रोहतास प्रधान भौर जितेंद्र के पास चला गया कि साहब उसको समझाओ वो अध्यक्ष का पद नहीं ले रहा। धर्मपाल जी मेरे पास आए, यार तू मत ले पद। मैं को साहब मैं तो ले नहीं रहा, मुझे रोक लिया विजय मंदिर के, नहीं तू नहीं लेगा। मैं को साहब फिर भौर जितेंद्र का फोन आया, राजा राम जी का फोन आया, तो मैंने वो अध्यक्ष पद का भार संभाला। किसान आंदोलन के बाद मैं जिला प्रमुख आया तो राजा राम जी को मैंने कह दिया साहब मैं अब समाज का नहीं, मैं 36 बिरादरी का हो गया हूं। अब मेरे लिए कोई समाज की बात नहीं, 36 बिरादरी का हूं। जिस समाज में जन्म लिया उस समाज के लिए मैं काम करूंगा, जो आप आदेश दोगे वो मैं करूंगा। उस जिम्मेदारी को मैंने कैसे कैसे निभाई है मुझे पता है कि, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ज्यादा उम्र का व्यक्ति 50 साल से ऊपर तो कोई समाज की जिम्मेदारी मानता हूँ ले तो बढ़िया है, इससे नीचे वाला तो फिर वो जोड़ी बांटने वाली बात है। तो जो 40-50 साल से ऊपर व्यक्ति समाज की जिम्मेदारी को निभाएं, सब मिलकर। राजा राम जी इस बात के गारंटर हैं कि राजा मैं तो लेट हो गया, आज वो मीटिंग थी, दोबारा मीटिंग चालू है, 2 बजे फिर मीटिंग शुरू है। सरकार की 4 साल की योजनाओं को लेकर क्या मीटिंग चल रही है, प्रभारी मंत्री आया हुआ है। तो राजा राम जी को मंजीत जी कहकर गए कि बिल्डिंग जो मैंने तय किया था वो बनाऊंगा। अब ये बात अपन समाज के मुखिया राजा राम जी है, क्योंकि अपन इसमें कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो एक दूसरे की छोटी बातें पैदा होती। मुझे भी उसने यही कहा था कि मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे वहां प्रोग्राम में चले गए तो आज राजा राम जी अपने मुंह से बताएंगे राजा राम जी मैं कह रहा हूं बात सही है। तो जल्दी अभी 14 तक तो वो बोलते मड़का महीना चल रहा है, 16 तारीख का मुहूर्त है। 16 तारीख को किसके द्वारा बनवाते हैं, जो तय किया उसको बनाए और ये समिति में मेंबर ज्यादा से ज्यादा बनाओ। आप समाज में ये मत देखो कि गरीब का छोरा है, अमीर का छोरा है, पैसे वाला ही अध्यक्ष नहीं होता है। जो समाज के लिए काम करता है वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास पढ़ाई है। सबका सहयोग से समाज चलता है, एक आदमी के सहयोग से नहीं चलता। फिर राजा राम जी हमने मीटिंग रखी थी, जो नीम खोदने तो 5 लाख रुपए का कलेक्शन आ गया था उसी दिन, और हमें तो ये फालतू बातों का पता भी नहीं था। आकर क्या बात चली, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, सब जगह फेसबुक पर है। मैंने बात चलाई, एक साहब हमारे यहाँ धर्म सिंह जी पुराने अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। मैंने कहा धर्म सिंह जी क्या दिक्कत है? बोले भाई कोई दूसरा कर लो, मैं काफी लंबा रह लिया। यही बात शुरू हुई। राम मेहर चौधरी को उनका जी राम मेहर अध्यक्ष, उनका जी जगह नहीं। हम बोले मूर्ति की माला चढ़ाई, बोलो चलो 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 आगे। राजा राम जी हमें लेते चले गए। वो कहाँ चल रहे हो? मैंने सोचा समाज की कोई जमीन होगी। बोले जी वहाँ गुरुद्वारे के पास बैठेंगे। मैंने कहा यहाँ क्यों आए हो? बोले बैठने की मीटिंग करेंगे समाज में, वहीं कर लेते मूर्ति पे। उसी दौरान बात चल गई भाई 500 गज जमीन समाज के लिए दे दो। मैंने बैठा था भाई विधायक, मैंने कहा वोट तो विधायक को दी, हमें तो तुमने वोट दिए नहीं, तो चलो कोई ना। बात चल गई तो मैं कहा एमएलए साहब आप दे दो। तो एमएलए ने कहा आप मेरे से बड़े हो, आप कह दो एक चीज आप। मैंने कहा तू क्या तो जमीन दे दे, बिल्डिंग बना दे। बिल्डिंग में हमारी ये तय हुई थी कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, घोषणा होने से पहले। मंजीत सिंह मैंने कहा कल बाद में तू फिर मैं फिरूँ, तो बात पहले क्लियर कर लो। ये समाज के लोग बैठे। मैंने कहा भाई 4 द्वारी, बोरिंग, हॉल और कमरे ये मैं बनाऊंगा।
ये मैं उछल कूदा तेरा है, आज भी रिकॉर्डिंग है भाई, माइक में लगा के सुना दे रिकॉर्डिंग, अगर सुना नहीं नहीं क्लियर कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये चीज मैं बनाऊंगा, तू जमीन दे दे। जमीन शुरू हुई थी 500 गज से, फिर पहुंचते पहुंचते बीघा पे पहुंच गए। करण सिंह चौधरी वहीं प्रेसिडेंट था। तो मैंने कहा बोलो उछल, मैंने कहा जमीन में दई। मैंने विजय शेरावत कहा पहले ये जमीन दे रहे थे कोने की साइड में, अनिल को तैयार किया, फिर कहने लगे तो एससी की जमीन है, दुनिया मूर्ख बना रहे हो। हमारा प्लान था कि हमारी प्रॉपर्टी खराब ना हो, तो उधर कोने में एक तरफ जमीन दे दे ताकि हमारी पूरी जमीन खराब ना हो। तो राजनीति दिल्ली तक, उनका नाम भी मैं मन से ना लूं, ये बोला भाई क्या कर दिया पूरे दिल्ली के, हमारे दिल्ली ने गा दियो। मैंने कहा यार ये तो राजनीति, तुम्हें शिक्षा तो पता राजस्थान कितना एक्टिव है। फिर मैंने कहा तहसीलदार बोले जी समिति के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी एससी की, परंतु मोटेशन में दिक्कत आ सकती है। तो मैंने कहा बदनामी का काम क्यों करें। फिर मैंने विजय शेरावत को कहा विजय भाई इस कोने में 1 बीघा जमीन दे दे, क्योंकि पूरी जमीन अपनी खराब ना हो, क्योंकि समाज के लोग आए जाएंगे तो प्रॉपर्टी खराब ना हो, तो पूरी जमीन एक तरफ करके। फिर विजय बोलो भाई करा ले। विजय शेरावत तहसील में आया और हमने रजिस्ट्री करा कर क्या यहाँ पर ये जमीन 1 बीघा दे दी। देने के बाद ये कहने लगी फ्रंट कम है जी, फिर हम सोसाइटी के चलाएंगे। सुबराम जी, पूरी समिति, धर्म सिंह जी, गिरिराज जी, सब लोग बोले कि जमीन का फ्रंट कम है। मैं बताऊं ना, मैंने मेरे दादा के ऊपर कमरा और हॉल बना रखा काठ का माजरा स्कूल में, काठ का माजरा की चौपालमेंट बना रखी है। मैंने तो आज तक नहीं कहा कि भाई मैं जाट समाज के लिए बना रखी है, मेरे मतलब के लिए बना रखी। मेरे दादा मरे उसके ऊपर बना रखी है। साहिब सिंह वर्मा आया था मेरे गांव में, धर्मपाल चौधरी साथ था, वो गांव की मीटिंग में भी बोले यार ये स्कूल की बिल्डिंग इतनी खाली पड़ी है, पूरा गांव, तो बोलो कोई इच्छुक है कि नहीं। साहिब सिंह मेरे बगैर पूछे बोले हॉल बलवीर छिल्लर बनाएगा। अगर मैं छोटी सोच का होता, छोटी राजनीति करता, तो मैं क्यों उस टाइम 70,000 रुपए लगा, आज तो हॉल 7 लाख में ना बने। मैंने 2 कमरे बरामदा मेरे दादा पहले बना रखा था, उसके बावजूद साहिब सिंह वर्मा के कहने से, धर्मपाल तो एमएलए था उस टाइम, फिर मैंने हॉल बनाया। बंसी ने अगर उसका पिताजी पे मकान में परगना को शामिल ना करे, ये छोटी छोटी हरकत तय मेरी एमएलए की, तीसरा आदमी बीच में क्यों कूद रहा है। मैं एमएलए ने बिल्डिंग बनाई थी, हमने जगह देनी थी। तीसरा व्यक्ति समाज को एकता का काम करे, समाज को तोड़ने का काम बिल्कुल ना करे। तीसरा कोई एमएलए, कल नंदराम जी आप पार्टी में चक्कर काट रहे हैं, कल ये एमएलए बन जाएगा, दीपचंद जी क्यों बुलाया। दीपचंद जी को मैंने इसलिए बुलाया था कि समाज में एमएलए है, और मैंने इनको यही कहा था परगना वालों को कि समाज का कोई व्यक्ति आप मत छोड़ो, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए, समाज को जोड़ने आए। मेरी आपकी लड़ाई हो सकती, समाज की लड़ाई नहीं होती। तो समाज के प्रोग्राम में आज के बाद कोई मीटिंग हो, ये मत सोचो कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, मेरा 1 मिनट रुक जाओ आप, गोकल जी आप बाद में बोलना। समाज के मामले में अपन टूट फूट की बात ना करें, समाज को जोड़ने की बात करें। आज राजाराम जी के नेतृत्व में राजस्थान के जाट समाज चल रहा है। उस राजाराम जी के सामने ही राजाराम जी के समधी का बेटा ही है, राजाराम जी की देन है जो आज राजनीति भी है, कुछ भी है। तो राजाराम जी के सामने इससे जिम्मेदार व्यक्ति तो समाज में कोई हो नहीं सकता। ये राजाराम जी तो ऐसे जिद्दी हैं कि मैं जानता हूं कितने जिद्दी हैं। मंजीत नटेगा तो राजाराम जी बना देंगे, ये तो मुझे पता है, इनका नेचर मैं जानता हूं। बहुत 22-17-18 साल में इनके साथ रहा हूं। इनको जीत होने के बाद ये नहीं देखते किसका नुकसान किसका फायदा, इनकी अपनी सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है। तो इन चीजों पे भाषणों की राजनीति नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाओ। और मैं चाहता हूं अगली जयंती से पहले बिल्डिंग, आज के तारीख में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो भाई बलवीर छिल्लर जिला प्रमुख जी कह रहे हैं कि आज कोई एमएलए है, कोई जिला प्रमुख है, कोई सांसद है, प्रधान है, वो समाज के पीछे है, वो बहम नहीं पाड़े। और मैं भाई बलवीर छिल्लर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस बिल्डिंग के मामले में जो अधिक से अधिक सहयोग मेरे से भाई बलवीर छिल्लर, राजाराम जी समाज उम्मीद करता है, उससे 10 गुना ज्यादा मेरा सहयोग रहेगा। मैं आज इस मन से बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद करण सिंह जी छिल्लर साहब। और मेरे लिए सम्माननीय और आदरणीय छत्तीस बिरादरी के साथ आए हुए सभी शिरोमणि जाट जो छत्रधारी हैं, किसान हैं, मसीहा हैं और आज के समाज में अपना एक सर्वोच्च स्थान बनाए हुए हैं, सबको मेरी राम राम। बात
चौधरी चरण सिंह जी की आती है तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, उनसे एक बार मैं व्यक्तिगत मिली थी तो उन्होंने कहा था कि जाट की बेटियां कम नहीं होती, जाट की बेटियां बहुत होती हैं। अगर वो मेहनत करती हैं, खेत में काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं और साथ में वो अपने सास ससुर की सेवा भी करती हैं। तो मैं उनकी बात को कई बार याद करती हूँ कि वास्तव में ही जाट महिलाएं अपने घर वालों से, अपने बेटों से ज्यादा कार्य करती हैं। तो मुझे तो खुशी है कि हम जाट पिता के यहाँ जन्म लेकर आज यहाँ मंच के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि वह किसान नेता जो केवल जाटों के लिए नहीं सोचता था, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता था, वो किसान को साथ लेकर चलता था, मजदूर को साथ लेकर चलता था, यहाँ तक वो स्वयं भोजन न करके आने वाले व्यक्ति को पहले अपने घर में भोजन करवाता था। यहाँ तक मैंने उनको स्वयं देखा था। आगे तो मैं इतना ही कहूँगी, आज यहाँ मुझे बुलाया गया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। जाटों की बातें की जाए तो जैसे अब अपने एक जो यहाँ बैठे हैं विचारक महोदय, उन्होंने बताया कि सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, लेकिन जाट का बखान बंद नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। जाटों की तो ऐसी कहानी है। जाट तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आर्य हैं। आर्य जाति आज पैदा नहीं हुई थी, पता नहीं कब पैदा हुई थी, कितने वर्षों पहले पैदा हुई थी, हजारों सैकड़ों वर्षों पहले। जाट तो तब से पैदा है। रही बात आज की राजनीति की, मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जाटों का कहीं भी अगर नाम आता है तो केवल बहादुरी के रूप में नाम आता है, लड़ाई के रूप में नाम आता है कि कौन शहीद हुआ, कोई जाट, कौन शहीद हुआ, कोई जाट। लेकिन शहीद होने के साथ उसे एक असफलता तो मिली है। पिछले 7 या 8 साल से सेंटर में भाजपा का राज है। आपने देखा हो, मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है, आपने देखा हो कहीं भी 26 जनवरी या 15 अगस्त को जाट रेजिमेंट का कोई करतब दिखाया जाता है? नहीं, जाट रेजिमेंट का कोई भी करतब नहीं होता, उसको शामिल नहीं किया जाता परेड और 15 अगस्त में। ये जाटों का नाम है, ये मुझे तो महसूस हुआ, बाकी तो मैं किसी के बारे में नहीं कह पाऊंगी। अगर जाट इतना शिरोमणि है, जाट इतना बहादुर है, हम सब कहते हैं, तो जाट को 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में शामिल क्यों नहीं किया जाता? उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों है? ये हमें सोचना है, आपको सोचना है और इस पर विचार करना है कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई। दूसरे के लिए मरते हैं, दूसरे के लिए करते हैं और अपने साथ साथ 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चलते हैं। तो इतना अन्याय भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बात साथ जाट समाज की भी आती है तो मुझे गर्व है कि मैंने किसी जाटनी की कोख से जन्म लिया है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज इतने बड़े बुजुर्गों के बीच में, सम्मानित लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मैं अपनी तरफ से जाट समाज के लिए 11,000 रुपए की घोषणा करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समिति ने बुलाया, मान सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय जाट। राम राम साहब। राम राम विनोद जी, बहुत ही बढ़िया विनोद जी। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी के भी एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजाराम जी मील साहब, हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिले के जिला प्रमुख सम्माननीय बलवीर छिल्लर साहब, हमारे बीच में अभी पंचायत समिति कोट कासिम की प्रधान गई विनोद जी, खैरिया जी यहाँ सम्मिलित थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। स्टेज पर विराजमान इस मुडावर के बाहर के जो भी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यगण, यहाँ का कलाकार बंधु हो, कोई प्रेस का बंधु हो तो प्रेस बंधु हो, इसमें मेरे सामने सारे बुजुर्ग और नौजवान और साथियों, आज हम चौधरी चरण सिंह की 121वीं
जयंती मना रहे हैं। आपको मालूम होगा सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की थी। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से केंद्र की सरकार के आदरणीय मोदी जी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आप भी वाजपेयी की तरह बड़ा दिल करके सम्मानीय हमारे नेताजी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करें, जिससे कि पूरे करोड़ों लोग किसानों का सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कोई नाम नहीं, एक विचार है, वो कोई पन्ना नहीं, पूरी किताब है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कहते थे देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। उनका कहना था जब शोषित गरीब मजदूर किसान जब तक उन्नति नहीं करेगा, भारत की उन्नति नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री रहा, उप प्रधानमंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, गृह मंत्री रहा और यूपी के अंदर 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा, अनेकों बार मंत्री रहा, उनके किस्से इतने हैं राजनीति के और ईमानदारी का उनका उदाहरण है। उनके एक बार जब वो यूपी में राजस्व मंत्री थे, उस वक्त उनको पता चला कि पटवारी किसानों को बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया और उसके विरोध में यूपी के 27,000 पटवारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। चौधरी साहब ने उन सबके इस्तीफे स्वीकार किए और यूपी से आज तक पटवारी शब्द का नाम मिटा दिया। उन्होंने लेखापाल के नाम से भर्ती शुरू करी, जिसमें 18% आरक्षण जो है हरिजन का रखा था। इससे आप उनके चरित्र का अंदाजा लगा सकते हो वो कितना दलित, शोषित और पीड़ित का हमदर्दी था, किसान का हमदर्दी था। मित्रों, आज किसान की हालत खराब है, कर्ज होता जा रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान के बीच आज चौधरी चरण सिंह नहीं है, किसान के बीच आज सर छोटूराम नहीं है, किसान के बीच आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है। लेकिन ये देश, आपने देखा होगा 1 वर्ष से राकेश जी टिकैत और राजाराम जी मिल के अंदर उनकी परछाइयां देख रहा है। आपने देखा होगा मिल साहब 1 साल तक शाजापुर बॉर्डर के ऊपर आंधी, बारिश, सर्दी, धूप के अंदर वहां पड़े रहे हैं और शाजापुर बॉर्डर को बड़ी मजबूती के साथ रोक के रखा है। बीच बीच में तो झगड़ों की भी नौबत आई थी, बलबीर भाई भी हमारे साथ थे। तो दोस्तों, एक बात मैं बीच में ये कहना जरूर चाहूंगा, आज जिस शख्स की जयंती मना रहे हैं हम, उस शख्स में कहीं जातिवाद का नाम नहीं था, वो शख्स किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। इसलिए इसको जाट कह करके जाट में मत भांगिए। ये चौधरी चरण सिंह 36 बिरादरी का नाम है, 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी का नेता था चौधरी चरण सिंह। उसकी रग रग में इंसान किसान बसा था। इसलिए मित्रों, जल्दी चलो, कोई ऐसी बात है तो एक बात और अपनी कहना चाहता हूं। आदरणीय राजाराम जी के मिल के नेतृत्व में ही कुछ साल पहले हनुमान चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति स्थापित करना चाह रहे थे समाज के लोग, लेकिन सरकार ने वहां स्थापित नहीं होने दी, कानूनी अड़चन का बहाना बना लिया। लेकिन मैं आपके द्वारा, इस मंच के द्वारा राजस्थान सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि आपने मूर्ति तो नहीं लगाने दी, लेकिन उस हनुमान सर्किल का जो रोड है उसको चौधरी चरण सिंह सर्किल के नाम से घोषित किया जाए। और ये बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख हुई, ये जाकर के हमारी बात को उनसे मिले और इस रोड को चौधरी चरण सिंह का नाम दे। समय का अभाव है, कभी फिर मिलेंगे, बात करेंगे। एक मन में टी से और कह के जाऊंगा अंत में।
मैं धन्यवाद करता हूं भाई बलबीर छिल्लर का, जिन्होंने ये भूमि दान में दी। मैं धन्यवाद करता हूं भाई मनजीत विधायक का, जो अब जाते जाते राजा राम जी को आश्वासन देके गए और मंच में सब कुछ कह के गए। लोग कहते हैं कि मैं पीछे हट रहा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भवन बनाऊंगा। तो मैं अब आप प्रगना वालों को क्या कहूं, आपको किस रूप में धन्यवाद दूं? कड़ी बात है, ओढ़ा हूं गोद का, उल्टा बोलता हूं माफ कर देना। कम से कम आप इतना कर लेना। बहुत पुराने वो पंडित जी बैठे हैं, सेतु पुल बन रहा था, एक गिलहरी पानी में डूब के आए, मिट्टी में लौट करके उस पे पुल पे फटफड़ी मार के चली जाए। रामचंद्र जी बोले, अरे बहन जी ये क्या कर रही हो? बोलो बोलो रामचंद्र जी मैं आपका सहयोग कर रही हूँ। बोलो इन कणों से क्या होगा? बोलो ऐसा है, जब ये पुल बन के तैयार होगा तो उसमें इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा भी नाम होगा, मेरा सहयोग है। तो परगना वालों, आप कम से कम इसकी चार दीवारी खुद के बल पे देना। जब इसमें घुसोगे तो स्वाभिमान बढ़ेगा। चलो मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। लास्ट में चौधरी शरण सिंह को जाति में मत बांटो और तुम जाति वालों आपस में लड़ो मत। धन्यवाद। जय धन्यवाद प्रधान। पिछले 1 साल से जो मसला चल रहा था, तो ये एक बात क्लियर होगी कि बलबीर जी छिल्लर ने बीघे के बजाय 1.25 बीघा जमीन दे दी। और मनजीत चौधरी भी मेरे सामने अभी हाँ करके गए, बात करके गए, पूरी 100% कह के गया कि अंकल जी जो बिल्डिंग बनानी है वो मैं बनाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो कोई किंतु परंतु उसमें नहीं है। और अगर कोई होगा तो फिर भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि बिल्डिंग का कोई बहुत बड़ा काम है। समाज है, समाज अगर वो अगर मना करेगा, कर नहीं सकता, हाँ करिए, कोई बात ही नहीं है, 100% वो बना देगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं। नहीं होगा तो समाज बना लेगा, कोई इसी बात नहीं है। तो जगह आ गई, जगह मिल गई तो बिल्डिंग भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात के अंदर। दूसरी बात, समाज का जागृत, समाज में अगर चेतना रहेगी ना, तो बहुत मौके ऐसे आए हैं जब अपने जिले से एक भी एमएलए जाट समाज नहीं रहा। अभी आपके इस टाइम में 2 हैं, एक पार्टी से हुआ, दूसरा खेरिया जी निर्दलीय जीते, वो भी समाज की ही देन है। मैं गंगानगर सुरतगढ़ था, मेरे छोटे बड़े भाई का लड़का चुनाव लड़ रहा था, मैंने बलबीर जी से बात करी तो बोला इनकी टिकट कट गई। तो मैंने कहा क्या हो? तो बोला क्या करें? मैंने कहा तू खेरिया जी के पास जा और उनसे हाँ करार, मैं बात करता हूँ इससे बहुजन से, इनको टिकट बहुजन की लेकर करो। बहुजन वाला भी हमारे साथ बदमाशी कर गया। ये तो पार्टी तो बदमाश है, मैं बताऊँ आपको। कारण क्या है कि मेरे से हाँ कर रखी थी, उसके बाद भी इनके लाठी दे दी इन्होंने, बहुत मोटे पैसे दे करके। वो वहाँ से जब टाइम निकलने लगा उस सिंबल का, तो लेके आए और खेरिया जी तो घर जाके सो गए थे। लेकिन आप लोगों की ताकत थी, आप लोग साथ में थे। एक जगह नहीं है, बहुत सी जगह। देखो पिछली बार बीजेपी का तो ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर 5-6 टिकटें कटी जाटों की। गंगानगर में सादुल शहर जाट की काट के, और वो शर्मा बने हुए सुतार है, उनको दी। नौर के अंदर जाट की काट के और बनिए को दी। शाहपुरा में जाट की काट के यादव को दी। किशनगढ़ में खेरिया जी की काट के और यादव को दी। और नदबई जाट की टिकट काट के और शर्मा को दी। और डॉक्टर चंद्रभान जी की टिकट काट करके लोकदल के हिस्से के अंदर पहलवान को दी। 6-7 टिकटें कटी, इसमें हमारे 3-4 जगह से आदमी जीत के आ गए। ये सबसे अच्छी बात रही, बढ़िया बात रही, समाज की वजह से रही। समाज अगर सावचेत रहे तो आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा समाज है। हम कहते हैं कि 20% है, हमारे जितना बड़ा समाज कोई समाज नहीं है। लेकिन हमारे आपसरी के अंदर एक बात तो ये आती है कि 2 पार्टियों में रहते हैं, पार्टियों में रहना पड़ेगा, ये मजबूरी है। एमएलए एक साइड रहने से नहीं बनते हैं, दोनों पार्टियों से ही बनते हैं। तो दोनों साइड रहना पड़ेगा।
कांग्रेस ने 5-6 टिकट काटी तो अब की बार कांग्रेस से भी हम पूछ लेंगे कि भाई कितनी देते हो और कितनी आगे करोगे। बीजेपी वाली 30 के आसपास देते थे, 28 शायद उन्होंने 28 दी, ये 35-36 देते थे, इन्होंने 30 कर दी पिछली बार, 30 या 30 थी शायद। और उसके बाद में भी आज 32 MLA जाट समाज के हैं, दोनों पार्टियों से निर्दलीय सब मिला के। लेकिन सक्रियता रहती है तो पार पड़ती है। किसी जगह देखते हैं समाज एक जगह भग जाता है, ऐसा मौका है, दोनों साइड जाट है तो वो एक फर्क पड़ता है कि कोई किसी के साथ रहेगा, कोई किसी के रहेगा। लेकिन ऐसा मौका है, जब ध्यान रखने की बात है तब आप लोगों को हिम्मत करके काम लेना चाहिए, करना चाहिए। आज बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, भाई बलबीर छिल्लर जो प्रमुख बना है, तो जाट आज तक तो शायद नहीं बना, पहले कभी जिला प्रमुख बना, जयपुर के अंदर जाट जिला प्रमुख बना और उप जिला प्रमुख भी जाट है, रहे ना। ये कार्यकारी रहे, ये पद खाली हुआ उसमें बने थे, चुन के नहीं आए, पहली बार चुन के आए हैं। जयपुर के अंदर पहली बार जिला प्रमुख महिला चुन के आई है और उप जिला प्रमुख भी जाट है। जयपुर जिले में जयपुर के अंदर प्रमुख और उप जिला प्रमुख इस 70-75 साल के बाद पहली बार दोनों जाट है। तो वहाँ तो सेठ और बनिए और बामन और ये सारी कौमें 36 कौमें रहती है, लेकिन तरीका और विध बैठ जाए, समाज समर्पित होकर काम करें तो ये काम होता है। मैं तो देखो पिछले 23 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, पिछले 16 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी का हमारा एक संगठन है आरक्षण अधिकार मंच, उसका अध्यक्ष हूँ। 2 साल से 2.25 साल मेरे को हो गया, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी अध्यक्ष हूँ। और पिछले 23 साल से मैं कोई घर का काम नहीं करता हूँ, समाज का करता हूँ। 36 कौमों का काम भी हो तो करते रहते हैं। हमारे समाज में आरक्षण की लड़ाई 99 में जब चल रही थी, तब पिलानिया जी को लेकर के हम घूमते थे। जगदीप जी धनखड़, पिलानिया जी, इन 2 आदमियों का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा। डॉक्टर हरि सिंह जी भी थे और ये अपने यहाँ वाले आप वाले क्या नाम है, महेंद्र जी शास्त्री भी हमारे साथ थे। महेंद्र जी शास्त्री डॉक्टर साहब दोनों इकट्ठे थे। इनको हमने ड्राइवर और गाड़ी भी हमारे को देनी पड़ी, दे के रखी थी और इनकी सारी सेवाएं वो ड्राइवर करता था। साथ रहते इन्होंने सहयोग किया, साथ रहे। और धनखड़ साहब और पिलानिया जी, मैं उनको साथ रखता था। हमारी लड़ाई लड़ी तो मैंने देखो सपना सा लगता था कि कभी आरक्षण जाट समाज को मिल सकता है क्या। मेरे को 90% यूँ लगता कि देखो मालिक भली करेगा, कोई लगे बिद बैठेगी। आप लोगों की किस्मत काम कर रही थी, भूंता लठ लगा, वो आरक्षण मिला। आज की तारीख में राजस्थान से 65-70 लड़के हर साल UPSC के अंदर IAS IPS से लेके और नीचे तक सर्विस में जाते हैं। और दूसरा फायदा एक और हुआ है अभी, ये EWS जो आई है, बाकी हिंदुस्तान में और धौलपुर भरतपुर के जाट EWS में भी है और उनसे अब की बार 2 या 3 IAS बने हैं हिंदुस्तान में। और बाकी बहुत से लड़के आ रहे हैं। पहले हमारे 65-70 लड़के जाते थे, वहाँ 100 लड़के, 1000 में 100 लड़के हर साल जाट समाज के। अब तो ये कहते हैं 2-3% है, हिंदुस्तान में 5% होंगे, लेकिन 10 लड़के हमारे हर साल के बाद UPSC के सर्विस में हिंदुस्तान में जा रहे हैं। बाकी छोटी छोटी सर्विसें छोड़ दो। एक समय था प्रमुख 2 थे, 14 प्रधान थे, आज 12-13 प्रमुख हैं और मेरे ख्याल 12-13-14 भी हो सकते हैं और 100 के ऊपर प्रधान है। बाकी जिला परिषद के मेंबर और पंचायत समिति के मेंबर, सरपंच, बाकी पद तो गिनने में वार्ड पंच ये तो थोक में है। तो चुना हुआ तो वार्ड पंच भी चुना हुआ है ना, वो भी बड़ी हैसियत रखता है, चाहे थोड़े से वोटों से चुने। तो समाज आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। समय खराब है फिलहाल, देश के लिए समय खराब है, देश की पोजीशन ठीक नहीं है, खराब होती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, मध्यम वर्ग का व्यापारी परेशान है। हर तरह से हमारी कैटेगरी देश की गिरती जा रही है। जो 117 या 18 या 27 देशों के अंदर 101 नंबर पे थे, कल परसों आंकड़ा आया था हम 107 पे चले गए। वो है कौन सी
किस में आते हैं, वो भूखमरी में आते हैं या गरीबी रेखा में आते हैं, पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, उसमें 107 पर है। हमें कहने की बात है, कुछ भी करें। हमारे से श्रीलंका तो अभी अभी करेंसी उनकी ख़त्म होने जा रही थी ना, उसके भी बरोबर है हमें। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये छोटी छोटी जो कंट्री है, सब हमारे से आगे निकली हुई है। कहने के लिए कुछ कहे, हमें देश में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देश की पोजीशन ठीक नहीं है। धनाढ़ लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीबी बढ़ती जा रही है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, 50% बेरोजगारी है देश में, हालत खराब है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाट समाज कहीं खराब नहीं है। जाट समाज की ताकत है। जाट समाज अगर 100 दुकानदारों में दुकान जाके खोलेगा, 10 साल बाद वो नंबर 1 होगा। आज जाट जिस जगह भी जाएगा, कल परसों एक शादी के अंदर हम दिल्ली जयपुर में थे, तो एक मोटा सा चौधरी आया, थोड़ी उम्र का था, बलबीर जी के बराबर का। मैंने कहा कहाँ के हो? बोले मेरिया हूँ। कहाँ है, क्या करता है? बोले दिल्ली में मेरे वो आउटलेट हैं 3-4 खाने के। मैंने कहा यार कभी सोचा है जाट भी वहाँ लोगों को खाना खिलाएगा दिल्ली भर के शहर में? बोले 3-4 आउटलेट है मेरे। तो जाट जहाँ भी खड़ा हो गया वहाँ कामयाबी निश्चित है, वो कुछ भी करे। जाट की 3 खासियत है, वो मेहनत करता है, ईमानदार है और समय देता है। ये 3 ही चीज़ चाहिए मित्रों, कोई अटकल पंजू कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है, विश्वास पैदा करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमें, हमारे समाज को कोई खतरा नहीं है। देश डूबेगा तो भी हम उनसे ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं। समाज ध्यान रखे, समाज के साथ रहे। मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे लायक किसी की कोई किसी किस्म का जब भी किसी मित्र दोस्त का काम हो, मैं हर टाइम आप लोगों के साथ, मेरे टेलीफोन चालू, मेरा ऑफिस चालू, और कोई जो भी आपका आदेश होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हमारे भाई बलबीर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा रहा, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे साथ रहने वाला और हमारा साथी जिला प्रमुख बहुत बड़े पद पर आया। और ये चौधरी करण सिंह भी बहुत साल से मैं जानता हूँ इनको, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा मेहनती है, अच्छा काम करता है। भाई नंदराम जी ओला बहुत साल से भी हमारे हमारे जो साथी हैं, साथ रहे। इनका भाई है सुमेर भाई है, भतीजा। सुमेर भी बहुत अच्छा लड़का है। एक बार क्या हुआ कि कोई वो दारिया वाला केस था, उसके अंदर कोई मामला फंस गया। मैं प्रेस कराने गया, वो दारिया की घरवाली और उसका जेठ। तो मैंने सोचा ये बोल लेंगे, जब वो नहीं बोल पाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को बोलना पड़ा। और मैंने बोला 4 तो राजपूत जजों के खिलाफ बोला मैं हाई कोर्ट के, एक था बढ़िया जैन, 5 के खिलाफ बोला तो मेरे को तो लोगों ने घेर लिया। बोले आज तेरी तो बर्बादी तय है, ये हो गया और वो हो गया और पता नहीं क्या होगी तेरे साथ, तो देखेंगे। मैंने कहा ये बोल नहीं पाए तो बोलना पड़ा। हमने खरी बात बोली है कि हमारे साथ ये जज जो है ये कर रहे हैं। उसी टाइम सुमेर ने एक रिट लगाई और हम दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग कहते थे तेरे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बड़े कमजोर लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं। वो चाहे किसी भी जगह किसी पद पर बैठे हो, उनमें दम नहीं होता, पैर नहीं होते हैं। तो इस तरीके की बात है। एक सबसे बड़ा काम अब की बार में 22-23 साल के अंदर पहली बार हमने बुलाया है। जाट समाज का महाकुंभ है 5 मार्च को जयपुर के अंदर विद्याधर स्टेडियम में प्रोग्राम चालू हो गया। स्टेडियम बुक करा दिए है। महाकुंभ जाट महाकुंभ है, वो जाट महासभा का महाकुंभ नहीं, जाट महाकुंभ है। उसमें हर तरह के, हर पार्टी, हर लोग आएंगे। उसमें ऑर्गेनाइजर जाट महासभा है। डील हम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस से उसका मैनेजमेंट हो रहा है। बाकी जाट महाकुंभ है, हर एक आदमी, एक मित्र दोस्त की जिम्मेदारी होगी कि वो महाकुंभ में जरूर आए। ये जाटों का महाकुंभ है, उसमें आवे। और ये ऐसे समय पर महाकुंभ हम रख रहे हैं। आगे 7 महीना बाद में चुनाव होंगे। ये दोनों पार्टियां, आप लोग ताकत दिखाओगे ना तो जाटों की हर जगह पूछ होगी। जगदीप जी धनखड़ आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति, उन्होंने हाँ कर रखी है, उनसे बात हो रखी है। जगदीप जी धनखड़ और वसुंधरा जी दोनों ने हाई कोर्ट के अंदर जाट समाज का आरक्षण जो धौलपुर भरतपुर का, तो उन्होंने कैंसिल किया था।
उसको वापिस लिया। और राजस्थान का आरक्षण बाढ़ बाढ़ बचा है, उसमें वसुंधरा जी और जगदीप धनखड़ नहीं होते तो हमारा आरक्षण नहीं होता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ऐसे वकील को लेके आई वो, हमने चॉइस करी कि ये वकील हो जो चीफ जज था एक सिंधी, उसके सामने 10 दिन तक बैठा रहा, ये आदमी एक पैसा नहीं लिया। और उसमें जो वकील हमने मंगाया, उस चीफ जज की नौकरी करी हुई थी यूपी के अंदर, उस जज के जो वकील आया तो उसके बाप के आगे उसको लेके आए और हमारा आरक्षण बचा। उस पर ऐसा ठप्पा लगाया कि हमारे आरक्षण को कोई छेड़ नहीं सकता। धौलपुर भरतपुर के लिए आयोग बनाया, मेंबर सेक्रेटरी हमारा आदमी डाला और उस आयोग की रिपोर्ट आई जो राजस्थान की आई हुई नहीं थी, वो रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई। और उसमें उस कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसके बाद वसुंधरा जी ने आरक्षण दिया धौलपुर भरतपुर को राजस्थान में। और बाकी उनको ये EWS के अंदर उनके सर्टिफिकेट बनने चालू हो गया दिल्ली में। तो ये सारा काम हो रखा है। और किसी किस्म का कोई भी काम हो, महाकुंभ की जिम्मेदारी एक एक आदमी की है, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का नहीं। महाकुंभ जाट समाज का है, हम तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर हैं, इसमें यह ध्यान रखें। और बाकी मित्र दोस्त बहुत सहयोग किया, मैं 1 साल तक यहाँ रहा, आप लोगों की मेहरबानी रही, आप लोगों ने बहुत मदद करी। अलवर जिले की खास करके मेहरबानी रही, हमने यहाँ मीटिंगें करी, प्रागनार इसमें हम कई जगह मीटिंग करके आए, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा। सब जगह पूरे जिले के अंदर घूमे हमें। और जिस तरीके से कोई भी मामला हो तो आप जैसे भी आदेश करोगे, जिस तरीके से भी काम होगा। ये मेरे को तो खास करके ये 5 मार्च वाला कहना था, मैं भूल गया, इसके याद रहा कि इसने याद कराया। अब मैं 2 दिन और बाहर हूँ, मैं सिक्कर और बीकानेर और ढूंढलोद कई जगह मीटिंगें हैं। और उसके बाद में मैं पूरे राजस्थान में आप लोगों की तरह सबको एक बार न्योता दे के आऊँगा, कह के आऊँगा कि भाई जाट समाज महाकुंभ जो है इसमें आप जरूर आएँ। और बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अब आप लोग जो ये हमारे मित्र मंडली जो आई हुई है, ये बच्चे भी हैं, ये लड़के भी हैं, सब बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। हमारे पत्रकार साथियों को, आप इनको कम से कम 1.5 घंटा सुन के जाए, 1.5-2 घंटा ये धमाल मचाओ और इनको सुबह सुनो, ताकि इनको भी लगे कि हमें प्रोग्राम में गए, आप देखें। और बाकी मेरे को आगे जान नहीं, आपको किसी को हिलने की जरूरत ही नहीं, ये धमा चौकड़ी मचाओ, ये बहुत अच्छा है। मेरे को भी बहुत शौक है, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जयपुर में भी ये काम है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद।